चलिए हम ये चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ हैदराबाद हाउस। वो पहुंच गए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर चर्चा होनी है। और देखिए, जब ऐसे मौकों पर, ऐसे प्लेटफॉर्म पर चर्चा होती है, इसका मतलब नहीं है यहां पर स्क्रैच से शुरुआत हो रही है। इसका पूरा ग्राउंड वर्क किया जा चुका होता है। इससे पहले पूरी बातचीत इस पर चल रही होती है। लेकिन ये जो होता है, इसे उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आप समझ लीजिए, ट्रेड डील को लेकर लगातार बातचीत। बिल्कुल। और लेकिन उससे पहले ये मुस्कुराहटों का दौर शायद इसीलिए है क्योंकि वो कमरादरी जो अपने लेवल पर है और इससे पहले भी स्टैंड अलोन बातचीत दोनों की है। देखिए, कुल मिलाकर श्वेता, टफ निगोशिएटर जैसे शब्दों का जब इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने मोटेरा के स्टेडियम में किया था और 2 बार कहा था कि टफ, प्रशंसा भी की थी, साथ में ये कहा था। ये साफ बताता है हिंदुस्तान कैसे, हिंदुस्तान की धमक आज पूरे विश्व में है और कोई भी बाहें मरोड़ कर हिंदुस्तान के साथ कोई डील नहीं कर सकता है। तमाम बातचीत होगी, निष्कर्ष तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, इन सब पर नजर होगी, दिमाग में होगा। सबके अपने अपने अंदाज में, जिसको कहते हैं अपने टाई का नॉट टाइट कर लिया होगा डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके निगोशिएटर्स ने। दूसरी तरफ भारतीय डेलीगेशन भी अपने तरीके से चाहेगा कि पूरी मुमकिन कोशिश हो कि वो अपने स्टैंड पर कायम रहे, लेकिन इन सब के बीच डील स्ट्राइक किया जाएगा। यहाँ से मेलानिया फिर निकलेंगी तो उन्हें सरकारी स्कूल में जाना है हैप्पीनेस क्लास देखने के लिए और फिर यहाँ से बातचीत का दौर रहेगा। हालांकि उसके बाद 12 बजे एक लंच का भी आयोजन किया गया है श्वेता, जहाँ पर संगीत का भी कार्यक्रम होगा। भारतीय जो यंत्र है कई सारे, यहाँ संतूर से लेकर सब कुछ अंदर ले जाया जा रहा था हैदराबाद हाउस में। लेकिन ये वो कुछ ऐसे लम्हे हैं जहाँ पर अंदर मन और दिमाग एक मजबूत डील, जिसमें दोनों अपने ही राष्ट्रहित को देखेंगे, लेकिन इसी के साथ मुस्कुराहटों का एक दौर, ताकि संदेश ऐसा जाए कि इस कमराडरी के जरिए, दोस्ती के जरिए हम उस डील को सील करने के लिए तैयार हैं। जी अंजना, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। यहां पर देखिए, भारत और अमेरिका के लहराते हुए झंडे जो एक साथ बड़ी सुंदर तस्वीर पेश कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद ही पता चलेगा, जब एक बार ब्रीफिंग की जाएगी, कि क्या निकला यहां से। डिफेंस डील तो कमोवेश स्पष्ट है कि क्या कुछ निकल पाना है वहां से, और वो भी एक बहुत बड़ी बढ़त है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना इंतजार कर रहे हैं उसका, और देखना है कि आगे क्या हो सकता है उसके लिए। लेकिन हमारे साथ राजीव डोगरा जी, पूर्व राजनयिक, और साथ में अशोक सज्जनहार जी, जो कि वो भी पूर्व राजनयिक हैं। दोनों से हम बातचीत जल्दी जल्दी एक टिप्पणी ले लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन क्या है एम्बेसडर डोगरा आपके आज की इस। श्वेता, आप कह रही थी कि अमेरिका फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट, तो मैं कहूँगा जिस तरह इनकी दोस्ती दोनों की जम रही है, तो शायद दोनों ही फर्स्ट, अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर फर्स्ट हो तो ये नतीजा आना चाहिए। पर एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जैसे बातचीत की जा रही थी कि ट्रेड के ऊपर कुछ होगा, डिफेंस के ऊपर कुछ होगा, हो सकता है कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट नया बनाने का भी हो, उस सबसे ज़्यादा मेरे को ये लगता है महत्वपूर्ण और लॉन्ग टर्म इशू जो होगा कि साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या है और चाइना के साथ संबंधों में दोनों देशों का किस दिशा में जाना है। सर, आपके हिसाब से सबसे बड़ी चीज किस चीज पर आपकी निगाहें लगी हैं आज? देखिए, मैं भी यही कहूंगा, जो मेरे विचार से इंडिया फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट में कोई विरोधाभास नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों को जो चीजें चाहिए एक दूसरे से, वो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। तो इसीलिए जो भी इसका अंत में नतीजा निकल कर आएगा, दोनों देशों के लिए हमको ऐसे ही बनाना है जो विन विन दोनों के लिए आउटकम हो। और सबसे महत्वपूर्ण मेरे विचार से होगा जो उन दोनों नेताओं और दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक और सामरिक समझ को आगे ले जाने में, जो चाहे इंडो पैसिफिक हो या इंडियन ओशन में हो, चीन के साथ, चीन का जो बढ़ता प्रभुत्व है, वर्चस्व है यहाँ पर, उसके साथ कैसे डील किया जाए, कैसे जूझा जाए, और हमारे अपने क्षेत्र में चाहे पाकिस्तान के साथ जो आतंकवाद बढ़ रहा है, हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे साथ बहुत इसका अच्छा साथ दिया है पिछले 3 साल में। अगर हम देखें, चाहे FATF हो या मसूद अजहर हो या और भी बहुत कुछ हो, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने दबाव डालने में भारत का बहुत अच्छा साथ दिया है। परंतु उसके साथ साथ अफगानिस्तान में अब 29 तारीख को जी अफगानिस्तान पर मैं विस्तार से करूंगी चर्चा सर, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पर दौरा खत्म होगा और अफगानिस्तान के साथ अगर डील होगी, जो कि अमेरिकी जनता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन भारत के लिए उसके मायने बदल जाते हैं। आप कुछ कह रहे हैं? मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो मैंने बहुत कम देखा है कि जो फर्स्ट लेडी हैं वो हैदराबाद हाउस जाए, तो ये एक नई चीज है और ये इनके आने का मकसद भी समझ आ जाएगा हमको, तो ये एक चीज है।
दूसरा देखिए, जो आप पहले भी बात कर रही थी कि रिश्ते कैसे बनते हैं, आप आइजनहावर के समय की बात कर रही थी, तो आपको हम याद कर लें कि क्लिंटन साहब की विजिट 22 साल के बाद हुई थी। हाँ। और तब से हर एक राष्ट्रपति आ रहे हैं, और एक देश के साथ रिश्ता बनाना एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में बढ़ोतरी होगी, वो जो ट्रेजेक्टरी है वो ऊपर जाएगी। ये सबसे बड़ा मेरे लिए टेक अवे है। और जैसे आपने कहा, ये भी बड़ा टेक अवे है हमारे लिए कि 15 घंटे के सफर करके, जर्नी करके एक राष्ट्रपति आए हैं जो कि आमतौर पे जाते नहीं हैं और अपने सब परिवार के सदस्यों के साथ आए हैं। तो ये एक भारत में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में। ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये जो तस्वीरें उस मुलाकात की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ मिलाने की अमूमन, या फिर जो गले लगाते हैं प्रधानमंत्री, उसकी तस्वीरें हमेशा बहुत ज्यादा विश्लेषण होता है उसका। तो अभी भी मुझे लगता है ये विश्लेषण जरूर होगा कि दोनों हाथ मिला रहे हैं, किसने कितनी जोर से वो हाथ मिलाया हुआ है। लेकिन आबे साहब को पूछिए जी, शिंजो आबे उनके साथ राष्ट्रपति उनके साथ एक बार हाथ मिलाया गया था वॉशिंगटन में, तो वो उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि हाथ मिलाने की प्रतिक्रिया कैसे होती है। मैं श्वेता में एक दिलचस्प बात बता दूं कि जब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच बातचीत हो रही थी तो उस वक्त बिल क्लिंटन थे और व्हाइट हाउस में यासिर अराफात को नेतन्याहू से मिलना था। तो व्हाइट हाउस की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनको नेतन्याहू ने ये कहा था कि भाई ये अरब जो है वो चिपक के जो गले वो जो है वो चीक्स पे बहुत कस के किस करते हैं, तो कृपया करके इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सके तो बहुत बेहतर है। तो जो बात आपने कही कि हैंडशेक करने वाली बात, तो ये नहीं, वैसे डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इस तरह की कोई दिक्कत है नहीं। पुतिन के साथ ज्यादा जरूरी था, क्योंकि लोगों को लगता था पता नहीं वो गले मिलेंगे या नहीं, वो लेकिन वो खुद आगे बढ़कर उन्होंने गले लगा लिया था। बहरहाल यहां पर देखिए, ये तस्वीर अभी कुछ देर के लिए कायम रहेगी। इसीलिए रहेगी क्योंकि अब मुलाकात भीतर शुरू होने वाली है, और उसके बाद जब दोनों बाहर निकलेंगे और उसके बाद जब बताया जाएगा, जब ब्रीफिंग होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि उस बैठक में निकलकर क्या आया है। ये तस्वीर हैदराबाद हाउस की सीधी तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जहां अब से कुछ पलों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी के साथ, जो कि ऐसा होता नहीं है, कभी होता नहीं है कि किसी की पत्नी, किसी राष्ट्रपति, विजिटिंग राष्ट्रपति की पत्नी उनके साथ वहां पर आकर खड़ी हो। लेकिन अभी देखना है कि ये जो ऑफिशियल मीटिंग है वहां पर उनका कोई किरदार होता है या नहीं होता है, क्योंकि उनके बेटी दामाद तो उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है, पर पत्नी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं है। वो ऑफिशियल पोजीशन उनकी नहीं है। फर्स्ट लेडी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं होती है। फर्स्ट लेडी वाकई मेरा ख्याल वो वापस आ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट लेडी को जाना है स्कूल में, तो शायद सी ऑफ करने आ रहे हैं उनको। अब वो स्कूल जाएंगी। दिल्ली सरकार के स्कूल में एक हैप्पीनेस क्लास चलती है। उस क्लास की चर्चा भारत में दूर दूर तक, दुनिया में भी जाहिर है उसकी चर्चा हुई। इसीलिए अमेरिका से जब वहां के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी आई हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि भाई एक हैप्पीनेस क्लासरूम में करिकुलम, एक हैप्पीनेस करिकुलम होता क्या है। तो यहां पर आएंगी, और स्मृति ईरानी जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं, भारतीय इतने खुश कैसे रहते हैं, इसकी जो विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण वहां किया जाएगा, बताया जाएगा कैसे रहते हैं या क्यों रहते हैं, क्यों रहते हैं। श्वेता, अभी आपने जो बात की पुतिन वाली बात की, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। जैसे जो ये सोवियत यूनियन या रशियन या चाइनीज डिप्लोमेट्स होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं, ये पब्लिक अपीयरेंसेस में बहुत कोल्ड होते हैं। यू कैन करेक्ट मी। और इसलिए आप उनको कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखेंगे, बहुत ही टाइट लिप्ड होते हैं। लेकिन जो अमेरिकन और यूरोपियन डिप्लोमेट्स होते हैं, वो शायद उनके यहाँ एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, और उसकी वजह से जब भी वो मिलते हैं गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, भले ही अंदर से वो गाली बक रहे हो या अंदर से वो नाराज हो रहे हो, लेकिन शेक हैंड करेंगे तो बहुत जम के शेक हैंड करेंगे, गले भी मिलेंगे और बम्बास्टिक भाषा में बात करेंगे। लेकिन रशियंस या फिर इधर चाइनीज जो कम्युनिस्ट कंट्रीज का जिनका उदाहरण है, वो बहुत ही कोल्ड होते हैं। चाइनीज खासतौर पे, चाइनीज भी, हाँ देखिए वो उनकी प्रथा अलग है। पर हम सुशांत सरीन भी हमारे साथ सामरिक विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं इस समय, उनसे भी जरा उनको भी हम जोड़ लेते हैं अपनी चर्चा में। सुशांत जी, जो डिफेंस डील्स को लेकर सबसे ज्यादा निगाहें हैं, क्योंकि ट्रेड डील के लिए एक पल को लोगों को लग रहा है कि चलिए इंतजार कर लिया जाएगा उसका, लेकिन डिफेंस डील हम भारत के लिए ये एक मतलब एज माने या इक्वल फायदा हम अमेरिका और भारत को मान लें इसमें? नहीं, देखिए, इक्वल फायदा है। हमारे को उन सारे साजो सामान की जरूरत है, तभी हम खरीद रहे हैं। हम इसीलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि हमारे को शौक है, क्योंकि हमारे को जरूरत है। अमेरिका के लिए फायदा यह है कि एक तो वो अपना सामान बेच रहे हैं,
लेकिन उससे ज्यादा अहमियत जो है कि जैसे ही आप इस तरीके का इक्विपमेंट किसी को बेचते हैं, जो आपकी रिलेशनशिप है वो एक दूसरे लेवल पर चली जाती है। क्योंकि जैसे ही एक रक्षा सौदा होता है, वो मात्र ये नहीं होता कि मैंने एक कंप्यूटर लिया और उसके बाद मैं भूल गया कि मैंने क्या लिया। उसका 25-30 साल तक उसकी सर्विसिंग होती है, उसके स्पेयर्स की जरूरत होती है, तो वो आपको एक टाई इन करती है एक रिलेशनशिप में। और जितना ज्यादा हम साजो सामान अमेरिका से खरीद रहे हैं और ज्यादा खरीदेंगे आगे चल करके, उतना ज्यादा वो जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होगी। यही चीज हमारी रशिया के साथ हुई, और अब हमको ये नजर आ रहा है कि रशिया के साथ हम ऐसे ही अपने हाथ झटक नहीं सकते, क्योंकि हमने जितनी रिलेशनशिप है वो अगले 20-25 साल तक रहेगी। हमारे को उसकी जरूरत है, रूस को उसकी जरूरत है। यही चीज हमारी अमेरिका के साथ हो रही है। प्रॉब्लम इसमें यह होगी कि हमने बहुत सारा साजो सामान बहुत सारे मुल्कों से लिया है, और उसमें जो समन्वय बिठाने की जरूरत होती है वो अक्सर उतना एफिशिएंट नहीं होता। अगर आप किसी एक मुल्क से लें तो वो सारा सामान एक तरीके से काम करता है, अगर अदरवाइज आपको जुगाड़ करना पड़ता है। पर सुशांत जी, इसका सिर्फ फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। नुकसान होता है कि फायदा, क्योंकि जो है वो कहीं पहले से सामान खरीद रही है। अधिकतर हम रूस के विमानों पर निर्भर रहते थे। सारा जो मिग की सीरीज है, उसके बाद हम राफेल की तरफ भी गए हैं, यानी हम उस फ्रांस की टेक्नोलॉजी की तरफ गए हैं, और अमेरिका से हालांकि यहां पर चॉपर्स की बात चल रही है। इसीलिए, लेकिन हमारी पूरी वायुसेना के भीतर और हमारा जो दुश्मन है, जो सामने है, हालांकि आज युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं होती है अपना दबदबा दिखाने के लिए। आप साजो सामान से भी कई युद्ध जीत जाते हैं, पहले ही दुश्मन के सामने अपने रुतबे से भी जीत जाते हैं बहुत बार। तो ऐसे में मैं ये समझना चाहती हूं कि अगर हम अलग अलग देशों से ये करार करते हैं, किसी एक पर टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर नहीं रहते हैं, तो इसके कुछ तो फायदे भी सेना को आ रहे होंगे। नहीं, वो जो फायदे वाला जमाना था वो एक अलग जमाना था। जो आज का जमाना है वो एक अलग जमाना है। ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉर का है। जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स के जो सारा का सारा खेल होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। आज आप, एक जमाना ये था कि जहाज उड़ता था, वो सेल्फ कंटेन्ड जहाज होता था। अब ये होता है कि जहाज उड़ रहा है, आप डोमेन अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि दूसरों के जहाज कहां से उड़ रहे हैं, आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो जो सारी कोऑर्डिनेशन हो रही है, आप वो नहीं कर पाते इफेक्टिवली अगर आपके पास रेडार जो है वो इजराइल से आया है, मिसाइल जो है वो अमेरिका की है, जहाज जो है वो फ्रांस का है। उस सबको कोऑर्डिनेट करना, उस सबको मिलाना और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। तो वो जो 70 और 80 का दशक था, आज एक कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और वो टेक्नोलॉजी मजीद ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमारे को थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि हम इस सारी जो डिफरेंट जगहों से हमने सामान खरीदा हुआ है उसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। वो उतना आसान अब नहीं रहा जितना आसान वो 70 या 80 के दशक में था, और उस समय भी उतना आसान नहीं था जी। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर आप एप्पल कंप्यूटर यूज करती हैं और आप एप्पल का ही फोन यूज करती हैं, एप्पल की वॉच यूज करती हैं, आईपैड यूज करती हैं, तो आपके सारा का सारा इक्विपमेंट जो है वो एक तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर एप्पल का लेती हैं, टैबलेट एंड्रॉयड का लेती हैं, फोन आप माइक्रोसॉफ्ट का लेती हैं, और कुछ और आप किसी और चीज का लेती हैं, यू नो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उस सबको इकट्ठे चलाना। लेकिन सुशांत जी, ये जुगाड़ हिंदुस्तान में हो जाता है, और मेरे पास खुद ही अलग अलग चीजें हैं। आशुतोष कुछ जी, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। देखिए, हर बार एक डिफेंस का जो मसला होता है, जब इक्विपमेंट खरीदते हैं तो एक इमोशनल उसका एंगल होता है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद से जुड़ जाता है, देशभक्ति से जुड़ जाता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर भारत और अमेरिका को जो रिश्ते हैं वह व्यापारिक रिश्ते होने चाहिए। अगर भारत की इकोनॉमी अगर $5 ट्रिलियन डॉलर होती है, और अगर हम $150 बिलियन पे अगर हमारा ट्रेड होता है, तो आप उससे कोई बहुत बेहतर स्थिति में नहीं होते। आज की कोशिश ये होनी चाहिए कि भारत की जो $150 बिलियन का जो अमेरिका और भारत का रिश्ता है, ये
जो है वो $1000 बिलियन पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता। अगर आपके पास इकोनॉमिक माइट है तब आपके पास जो है वो रक्षा मामलों में भी आप मजबूत होंगे। अगर आपके पास इकोनॉमिक माइट नहीं, अगर आपके पास बिजनेस माइट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर। दूसरी बात जो अभी सुशांत जी बात कर रहे हैं, मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक अब युद्ध, दुनिया उस दिशा में जा रही जहां एक कमरे के अंदर एक आदमी बैठा, सिर्फ एक आदमी बैठा होगा और वो युद्ध वो तय कर लेगा कि युद्ध होगा या युद्ध नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के जरिए होने होगा। आपके पास तमाम टेक्नोलॉजी, आपके पास टैंक है, सब कुछ है, लेकिन शायद ऐसा वक्त आ जाए कि एक बटन दबा दे और उसके बाद आपका टैंक चलना बंद हो जाए। या जो रोनाल्ड रेगन ने आज से 1985-86 में जो एसडीआई लॉन्च करने की बात की थी और जिसकी वजह से अमेरिका, सोवियत यूनियन की हालत खराब हो गई थी, तो हम जो ट्रेडिशनल जो हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं उस पर बहुत खुश हो जाते हैं अक्सर, यार देखो देश की बात हो रही। हकीकत यह है कि दुनिया कन्वेंशनल वॉरफेयर से निकलकर अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में जा रही है। अब वो सड़क से उड़ के अब वो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में वॉरफेयर होने वाला है। उसके लिए आपको इकोनॉमिक माइट को मजबूत करना पड़ेगा। अगर हम लेकिन रक्षा सौदों को हम दरकिनार भी नहीं कर सकते। दरकिनार नहीं, मैं कह रहा हूं दरकिनार मत करिए। जो चीज लिए जा रहे हैं वो वाकई नौसेना और सेना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। श्वेता, आज की तारीख में हकीकत यह है कि भारत की जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो चाइना के सम्मुख कहीं भी नहीं है और पाकिस्तान हमारे सामने अब लड़ने भी तो नहीं जा रहे हैं ना, वही मैं कह रहा हूं। और पाकिस्तान के साथ हम बहुत 20 हैं, इसमें कोई दो राय नहीं वाली बात नहीं है। फिर भी हमारी मिनिमम डिफेंस प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, लेकिन जो फ्यूचर की प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए वो इकोनॉमिक माइट को बढ़ाने में होनी चाहिए और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो वॉरफेयर में यूज होती है उसको कैसे बेहतर। सुशांत जी, मैं आपके पास आ रही हूं यहाँ स्टूडियो में भी। जी अशोक जी, आप कुछ कहना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जो अगर देखिए अपने हमारे जो टारगेट्स हैं, हाँ। तो अभी $160 बिलियन हमारी ट्रेड है अमेरिका के साथ, हाँ। टारगेट है हमारा $500 बिलियन पर पहुंचने का, हाँ। आपने देखा होगा 2+2 जो मीटिंग हुआ था पिछले दिसंबर में वॉशिंगटन डीसी में, उसमें यह कहा गया था, निश्चित किया गया था जो हम $500 बिलियन, और अगर हम देखें जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वयं कहा, जो उनके आए हुए 3 साल हो गए हैं उसमें 40% बढ़ोतरी हुई है दोनों देशों के व्यापार में। और अगर हम अपनी तरफ से देखें तो हर साल पिछले 2-4 साल में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो रही है, हाँ। तो मेरे विचार से जो हमारा ट्रैजेक्टरी है, हाँ। भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों की, वो ट्रैजेक्टरी ठीक चल रही है, हाँ। अगर हम अगले 5 साल में ये भी कह रहे हैं जो हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए, हाँ। तो उसमें एक्सपोर्ट्स का जो है वो है $1 ट्रिलियन का हमने उसमें टारगेट किया है। मैं मानता हूं जो ये बहुत ही टारगेट बहुत एम्बिशियस है, बहुत एस्पिरेशनल है, उसको पहुंचने में मेरे विचार से काफी दिक्कतें होंगी, क्योंकि पिछले 5 साल से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, हाँ। केवल $340 बिलियन तक आ सका है। ये तो वाकई ये समस्याएं हैं। अगर जी 5 साल में अगर 340 से ऊपर लेकर हमको अपनी कंपेटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी, और ये जो हम कर रहे हैं इनके साथ मेगा ट्रेड डील कर रहे हैं, इसको देखकर करना पड़ेगा जिससे कि हमारे अपने एक्सपोर्ट एफर्ट्स को भी और बढ़ोतरी मिले इसमें। 2 चीज़ें हैं। एक तो जो सुशांत सरीन साहब कह रहे थे कि हमने अलग अलग देशों से हथियार लिए हैं और उसकी अडेप्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी के इशू है, वो कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि हमारी जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ हैं उसको स्ट्रीमलाइन करना है, और वो अब कोशिश ये हो रही है। जो CDS का ऑफिस क्रिएट किया गया है उसमें एक कारण ये भी है कि हम लोग प्रोक्योरमेंट ठीक तरह से कर सकें, और हम एक देश से नहीं लेना चाहते, पर ये भी नहीं हो कि भिन्न भिन्न देशों से लें और छोटे छोटे क्वांटिटी में लें। तो एक तो ये है, पर दूसरा जो बहुत अहम सवाल उठाया है सज्जनहार ने, अशोक ने, कि हमको अपनी कंपेटिटिवनेस बढ़ानी है और व्यापार बढ़ाना है, तो वो एक बड़ा अहम सवाल है। पर उसका जवाब ये भी एक है कि हम एकमात्र राष्ट्र बन गए हैं अब इंडो पैसिफिक रीजन में जिसका ना तो किसी के साथ बीपा है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट हमारा आज किसी के साथ भी नहीं है, और किसी के साथ भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो अगर हम अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको ये चीज़ दोबारा देखनी पड़ेगी कि हम अपने इकोनॉमी को खोल सकें और हम कंपटीशन को एम्ब्रेस कर सकें। ये नहीं कि हम दरवाजे बंद करके रखें, तो ये भी एक मामला है। और ये जो दोनों के हाथ मिलाते हुए की जो एकदम क्लोजअप तस्वीर है एम्बेसडर डोगरा, उसमें भी हाथ मिलाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, हाथ जिस समय छोड़ना भी चाह रहे हैं उस समय, लेकिन हाथ मिलाने की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई, यानी कि हम आपको छोड़ने नहीं वाले हमारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।